वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स तक कवर कर लिया था, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी हमने प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स तक अपना सारा अभी तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है। एज यू नो कि जैसे मैंने बताया था कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में बेसिकली क्या होता है, जितना भी रिस्क बेयरिंग होता है, जितना ही फिनेंस लगाया जाता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ पावर होती हैं, वो सब किसके हाथ में होती हैं? वो सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती हैं। सेम पब्लिक सेक्टर्स में क्या होता है कि ये सारी पावर्स, रिस्क बियरिंग एंड एवरीथिंग्स आर इन द हैंड ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, और यू कैन से गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं ना, तो ये वही होती हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। दीज अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अंडरटेकिंग्स को ऑपरेट किया जाता है दैट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर गिवन बिलो। स्टेट ओनरशिप, बेसिकली जो हमारी पब्लिक सेक्टर्स की जो ओनरशिप होती है वो फुली या मतलब मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो किसके हाथ में होता है? वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। फॉर एग्जांपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, अंडरटेकिंग्स है, और ये किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओन करती है। दिल्ली एयरपोर्ट कॉरपोरेशन इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली स्टेट। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को कौन संभालता है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ओके, सेकेंड है गवर्नमेंट कंट्रोल। जब सारा पैसा इसमें 100% शेयर्स या मैक्सिमम परसेंट ऑफ शेयर्स जब गवर्नमेंट लगा रही है, तो बेसिकली क्या होता है कि सारा कंट्रोल, सारी पावर्स किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। सर्विस मोटिव, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली प्रॉफिट अर्न मोटिव रखता है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर्स है, वो उनका पहला मोटिव क्या होता है? उनका पहला मोटिव होता है सर्विस मोटिव। ओके, स्टेट फाइनेंसिंग। स्टेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड द कैपिटल एंड फंड्स थ्रू अप्रोप्रिएशन फ्रॉम इट्स बजट। जो गवर्नमेंट का देखिए, जब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करते हैं तो इसका फिनेंसिंग जो भी होता है सब किसके द्वारा होता है? गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ये गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लगाती है? तो इसके लिए बजट जो पास होता है, उस बजट में जितने पोर्शंस होते हैं उसी में हर पर्टिकुलर पोर्शन हर फील्ड के लिए निकाला जाता है। ओके, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस that their operation are governed by certain rules and regulation prescribed by the government। देखो, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रन करते हैं। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी उठा रही है, वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाती है, बट पब्लिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट बनाती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एट लार्ज ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने प्राइवेट सेक्टर पढ़ा, जिसमें जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सब किसके पास होती हैं? प्राइवेट सेक्टर्स के पास होती हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स उसमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्ट होते हैं। पब्लिक सेक्टर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक सेक्टर के मतलब गवर्नमेंट के उसमें लगे होते हैं, और इसमें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्क, फिनेंसिंग सब किसके द्वारा होती है? गवर्नमेंट के द्वारा होती है। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम पीपीसीज कहते हैं, पीपीएस भी कहते हैं, और जॉइंट सेक्टर्स अंडरटेकिंग पढ़ेंगे। ओके, तो जॉइंट सेक्टर कंसिस्ट of business undertaking wherein the ownership, control and management is shared jointly by the government, the private entrepreneurs at the large एंड द पब्लिक एट लार्ज। देखो, बेसिकली जॉइंट सेक्टर्स कंसिस्ट क्या करते हैं? बिजनेस अंडरटेकिंग्स को, वेयर इन द ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो किसके पास होता है? शेयर कौन करता है? उसमें ज्वाइंटली शेयर करते हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और पब्लिक्स। जो इस जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं उसमें बेसिकली हमारा जो भी मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल होता है, ओनरशिप होता है, वो हमारी गवर्नमेंट भी शेयर करती है, प्राइवेट भी एंटरप्रेन्योर्स एंड पब्लिक्स, क्योंकि इसमें सबके शेयर्स होते हैं। ओके,
According to guidelines laid down by the Government of India, the share capitals of a joint sector undertakings without foreign participation is to be divided as follow. किस तरीके से इसमें शेयर्स लगे होंगे तब हम उसको PPPS और जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स कह पाएंगे. ओके, गवर्नमेंट के 26% शेयर्स होने चाहिए, प्राइवेट बिजनेसमैन के 25% होने चाहिए एंड पब्लिक के 49% होने चाहिए. No single individual or organization can hold more than 25% of the paid up capital of a joint sector enterprise. कोई भी सिंगल इंडिविजुअल, जो पब्लिक होती है, पब्लिक में तो बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, तो कह रहे हैं कोई भी सिंगल इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 25% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल का होल्ड नहीं कर सकती. किसकी परमिशन के बिना? विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, ये केस किसके उसमें था? जब हम फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं. लेकिन जब हमारा फॉरेन पार्टिसिपेशन होता है तब क्या होता है? इन द केस ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेशन द रिस्पेक्टिव शेयर्स विल बी, गवर्नमेंट के 25% होते हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के 20%, फॉरेन इन्वेस्टर्स के 20% एंड इन्वेस्टिंग कंपनीज के 35%. तो यहाँ से हमने ये दोनों देखा कि जब हमारा फॉरेन पार्टिसिपेशन होगा तब हमारा कौन सा केस होगा, और जब फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब कौन सा केस होगा, जब फॉरेन पार्टिसिपेशन होगा तब कौन सा केस होगा. ओके, तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको हमें याद करना पड़ेगा. मारुति उद्योग, कोचिन रिफाइनरीज एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन आवर कंट्री. मारुति उद्योग है, कोचिन रिफाइनरीज हैं, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स हैं. ये एग्जांपल्स किसके हैं? जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स या प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के. ओके, अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. पहला है मिक्स्ड ओनरशिप. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी है और पब्लिक भी इन्वॉल्व हो रही है, तो एक मिक्स्ड ओनरशिप है. कंबाइंड मैनेजमेंट. ऑब्वियस सी बात है, जब सब लोग अपने अपने शेयर्स लगा रहे हैं, सब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सब अपना अपने तौर पे मैनेजमेंट में भी पार्ट लेंगे. शेयर कैपिटल यहाँ पे दो तरीके से डिवाइडेड होती है, हमने पढ़ा, जब फॉरेन पार्टिसिपेशन होता है और जब फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं होता तो किस तरीके से हमारी शेयर कैपिटल डिवाइड होती है. ओके, ये कंपैरिजन चार्ट है जो कि मैं आपको इस चैप्टर की PDF दूंगा, आप उसमें जाके ये कंपैरिजन चार्ट देख सकोगे. ये कंपैरिजन चार्ट बेसिकली उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है जो कि अभी तक हमने पीछे पढ़ा है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, देन जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म्स, पार्टनरशिप्स, जॉइंट कंपनी स्टॉक, कोऑपरेटिव सोसाइटी. बेसिकली इनका ओवरव्यू मैं आपको एक दूंगा और इनसे रिलेटेड पर्टिकुलर चैप्टर्स आगे आपके सिलेबस में, तो हम लोग इसके डिटेल्ड जो भी डिस्कशन है वो वहाँ करेंगे. देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पे बेसिकली एक इंसान होता है, उसने सपोज कोई भी एक बंदा अपनी शॉप खोला है, कुछ भी, एक इंसान जो ओनर होगा वही सारा मैनेजमेंट देखेगा, वही सब कुछ करेगा. ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म में बेसिकली क्या होता है, एक कोई फैमिली है, वो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, वही लोग आपस में मैनेजमेंट देखेंगे, वही पैसा लगाएंगे, वही रिस्क बियर करेंगे, वही ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ में बिजनेस करना है, किस में नहीं करना है, क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने हैं. पार्टनरशिप, बेसिकली पार्टनरशिप उनको कहते हैं जब मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपके नंबर्स पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में अलग अलग होते हैं. मतलब मिनिमम 2 पीपल्स होने चाहिए, मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो आपस में इस चीज़ के लिए रेडी हों कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव हो उनके पास, वो अपना पैसा उसमें लगा रहे हों और उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो आगे स्टेप्स ले रहे हों. तो बेसिकली मैनेजमेंट भी दोनों का ही डिसीजन होता है. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बहुत ही वाइड टर्म है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली एक बहुत बड़े लेवल पे होने वाला बिजनेस है. जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनीज बहुत तरीके की होती हैं, तो सब जब हम पढ़ेंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह सब एक साथ पढ़ेंगे. ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हमारी क्या है, एक फॉर्म है बिजनेस का जो कि बेसिकली हमें सर्विस रेंडर करने के लिए होती हैं और पब्लिक इन जनरल के लिए ही होती हैं. ओके, तो ये ओवरव्यू था एक, पर इस पर्टिकुलर ये जो हमें टाइप्स दिए गए हैं इनसे रिलेटेड चैप्टर्स हैं, तो हम जब उन चैप्टर्स की बात करेंगे तो एक एक चीज़ की हम बहुत डिटेल में बात करेंगे. ओके,
ये एक पूरा फॉर्म्स का एक पूरा चार्ट दिया हुआ है जिसमें पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर्स, जॉइंट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर सब दिया हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर्स में क्या क्या आता है, पब्लिक सेक्टर्स में क्या क्या आता है, सब कुछ दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हर इंसान है, उसको किस तरीके से पहली चीज़ होती है हमें क्या बिजनेस करना है। सबसे पहले हमें कुछ करना है तो क्या करना है, हमारे पास पैसा कितना है, हम रिस्क कितना बियर कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके लिए हमें किस लेवल तक बिजनेस करना है, हमारी लिमिटेशंस क्या होंगी, हमारा एरिया क्या होगा, जो चीज़ हम बिजनेस कर रहे हैं वो किस चीज़ का होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यही हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म है उसकी चॉइस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, तो नेचर ऑफ द बिजनेस, देखो नेचर ऑफ द बिजनेस से मतलब क्या है यहाँ पे कि बेसिकली हम किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अब हम मान लो कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसको हम उसको आपका पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, हम उस फैक्ट्री को अपनी जॉइंट स्टॉक में ऐसा करके भी कर सकते हैं। बट आपको सोल में, तो आप उस फैक्ट्री को सोल में नहीं डाल सकते हो क्योंकि एक इंसान के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता कि वो एक फैक्ट्री खोल ले। ओके, तो नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है, द नेचर ऑफ बिजनेस हैज़ एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। Business provides direct service, small retailers, hairdressing salons, tailors, restaurants, etc., and professional services like doctors, lawyers depends on their success upon personal attention to the customer and the personal knowledge or skill of the owner and are therefore generally organized as proprietary concern. Business activities require pooling of skills and funds. बेसिकली देख लो यार, नेचर ऑफ बिजनेस हमें बताते हैं कि आपको किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना है। जब उस बिजनेस को हमें स्टार्ट करना है तो हमें किस तरीके का सबसे अच्छा फॉर्म रहेगा उस बिजनेस के सक्सेस के लिए। ओके, साइज़ एंड एरिया, साइज़ एंड एरिया क्या बताता है, साइज़ एंड एरिया बताता है कि अगर हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो हम उसको किस साइज़ तक रखना चाहते हैं। हम केवल उसको एक पर्टिकुलर एरिया में रखना चाहते हैं। सपोज़ हमने कोई एक स्टेशनरी बिजनेस स्टार्ट किया, स्टेशनरी तो एक बंदा भी कर सकता है बिजनेस। अब हम स्टेशनरी का थोक में कर रहे हैं तो थोक के लिए और भी लोग चाहिए। थोक इन द सेंस होल सेलर्स, एज अ होल सेलर्स अगर हम वर्क करें तो उसमें भी एक पर्टिकुलर बंदा कर सकता है, इतना होता है। बट दो लोग मिलकर करें तो पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। मतलब सोल और पार्टनरशिप से उनका काम चल जाएगा, उनको जॉइंट स्टॉक कंपनी की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर हम स्टेशनरी बिजनेस कर रहे हैं तो वो एरिया कितना रहेगा, क्या वो एक मोहल्ले तक लिमिटेड होगा, क्या वो एरिया एक पर्टिकुलर एरिया या स्टेट या एक कंट्री कैसे होगा। जब हम इन चीज़ों पे बात करने पे आते हैं, पर्टिकुलर अगर हम एक स्टेशनरी हो गया कि उसमें सब कुछ है, लेकिन पर्टिकुलर हम पेंसिल ही, अब उसका ही पेंसिल का प्रोडक्शन ही चालू कर दिया तो फॉर द प्रोडक्शन हम लोग को क्या ज़रूरत होगी, हम लोग को एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की ज़रूरत होगी। तो बेसिकली साइज़ एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन से मतलब क्या होता है, जो हम बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तो जो बिज़नेस हम चालू करना चाहते हैं उसका साइज़ और जो एरिया होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना बिजनेस का फॉर्म डिसाइड करते हैं। ओके, डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर्ड। अब देखो पर्टिकुलर बंदे के नेचर पे बंदे के नेचर पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का कंट्रोल। अब हाँ, सपोज़ कोई कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा नहीं सहन कर सकता तो वो एक अकेले दम पे अपना बिजनेस कराएगा, लेकिन दो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है तो वो दो लोग साथ में मिलकर कराएंगे। तो बेसिकली डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर्ड, हमने कितना और हम उस बिज़नेस पे कितना कंट्रोल करें, कितना हमारा उस बिज़नेस की एक एक चीज़ पे नज़र होनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा कंट्रोल डिज़ायर्ड की डिग्री होती है वो फॉर्म चूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। अब जब हम बेसिकली देखो, तुम कोई भी एक छोटा सा घर का भी कोई फंक्शन करो तो फंक्शन में सबसे पहले हम चीज़ें जोड़ते हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। देन इन चीज़ों की ज़रूरत है तो उनमें पैसा कितना लगेगा, तो सबसे पहले हम बजट कैलकुलेट करते हैं। सिंपली अगर हम कोई बिज़नेस चालू करना चाह रहे हैं तो हम पहले देखेंगे इस बिज़नेस को करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उन चीज़ों की ज़रूरत के लिए कितना पैसा लगेगा, क्या उतना पैसा लगाने के लिए हम कैपेबल हैं, क्या उतना पैसा हमारे पास है। तो जब हमें लगता है कि हाँ है तो हम अपने अकेले दम पे बिज़नेस चालू कर देते हैं। बट अगर हमें लगता है नहीं हमें और की भी ज़रूरत है तो हम पार्टनरशिप या कंपनी चूज़ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। किस तरीके का बिजनेस चालू करना है,
हर बिजनेस में अलग अलग तरीके का रिस्क है। एरिया बढ़ाने पे रिस्क है, फिनेंस उसमें मतलब फिनेंसिंग ज़्यादा करोगे उसमें रिस्क है, जितना ज़्यादा एक्सपेंशन करोगे अपने बिजनेस का रिस्क बढ़ता जाएगा। डिवीजन ऑफ सरप्लस, किस तरीके से हमको अपना सरप्लस मीन्स क्या होता है, एज अ प्रॉफिट यू कैन से अ सोल ट्रेड रिसीव ऑल द प्रॉफिट। देखो सरप्लस का डिवीजन कितना होना चाहिए, मतलब जो हमारा प्रॉफिट होता है उसका डिवीजन हम कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे मानो कोई सोल प्रोप्राइटर है, वो सारा प्रॉफिट खुद रखेगा, पार्टनरशिप्स अपने जो परसेंटेज रेशियो होता है उसमें बांटेंगे, जो कंपनी होता है वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग्स बांटती हैं। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, छोटा बिजनेस है मतलब लिमिटेड टाइम के लिए है। सपोज़ हम कोई ब्रिज बनाने का कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला काम कोई एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो उस समय हमें कौन से तरीके के फॉर्म की ज़रूरत है। अब कोई हमने एक शॉप खोली लॉन्ग टाइम के लिए खोली, या हमने कोई फैक्ट्री बिल्डअप की, तो ऑब्वियसली आता है लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए तो करेंगे नहीं। तो ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, देखो गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल क्या होता है, जब हम बिजनेस खोलते हैं ना तो ऑब्वियस सी बात है हमको कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन और इन सब की ज़रूरत होती है। जब तुम पर्टिकुलर अभी मैं हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, तब हमको पता चलेगा कि किस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, किस में नहीं है, किस में गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ज़रूरी हैं, एप्लीकेबल होते हैं और किस में नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। कि फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी हुई या कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपने ऑपरेशन को फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कहते हैं ना मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह एडजस्ट हो सके, तो एडजस्टमेंट पार कि हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को हम कैसे फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे शिफ्ट कर सकें, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में तो सिंपली बस इतना ही था, और एक ओवरव्यू था हमारे क्योंकि इंट्रोडक्शन ही नाम भी है चैप्टर का, तो एक ओवरव्यू था ये चैप्टर का। अब जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे वो पर्टिकुलर एक एक चैप्टर, मतलब ये जो एक पॉइंट्स हैं उनको एक एक चैप्टर के तौर पे कवर करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि किस तरीके के फॉर्म कैसे होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, और उसमें मतलब गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से लगते हैं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।